मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनर सिस्टम की फिजियोलॉजी। उसका पहला चैप्टर है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, हम देखेंगे कि जो बॉडी के जो डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं उनमें फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, कौन से कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड होता है। ठीक है, और उन फ्लूइड की कंपोजिशन कौन कौन सी है। ठीक है, और फिर जब उन फ्लूइड्स की जब मतलब कि डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी भी वजह से उन फ्लूइड्स की जो है ना रिमूवल होती है हमारी बॉडी से, तो उस फ्लूइड को हम कैसे जो है दोबारा इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी में कैसे हम फ्लूइड को इंटेक करते हैं, कैसे रिमूवल करते हैं, और अगर अचानक किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से फ्लूइड का लॉस हो जाए तो उस कंडीशन में हम फ्लूइड की रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। और फिर डिफरेंट पेशेंट्स को जो है ना सिनेरियोस को सामने रख के तो उसके मुताबिक हम डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। There are basic two major body fluid compartments which are extracellular compartment and intracellular compartment. Okay, so number one is two major compartments. कौन कौन से जी? एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब फर्दर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट फर्दर टू कंपार्टमेंट में डिवाइड है। कौन कौन से जी? प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा मीन ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन जो सेल्स के इर्द जो स्पेस है उसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक हो गया? चलें अब हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और जो है ना एक डायग्राम किसी बंदे की ड्रा करते हैं, जो तेरी कर देते हैं। क्या ख्याल है? तो ये जो है ना बेढंगी सी मैं डायग्राम बना रहा हूँ जोहेब की। तो this is the cell membrane, this is the cell intercellular fluid, this is the outside the cell mean extracellular fluid. ठीक है, तो फिर extracellular fluid फर्दर टू कंपार्टमेंट में डिवाइड है। कौन कौन से? प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब प्लाज्मा को कौन डिवाइड कर रहा है? कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। ओके, कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, कैपिलरीज। Here is the plasma. Okay. This is the extracellular fluid. ठीक हो गया? And this is the intra
ठीक है, दिस इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फर्दर टू कंपार्टमेंट डिवाइड है, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये लिम्फेटिक फ्लूइड। यहाँ तक समझ आ गई है कि किस तरह हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। तो मेजर दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फर्दर टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा। और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है इसका सिर्फ एक ही मेजर कंपार्टमेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक और स्पेशल किस्म का कंपार्टमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? हमारी साइनोवियल कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी में। ठीक है, और इसके अलावा पेरिटोनियम में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंट्राऑक्युलर स्पेसिस में भी वो वाला फ्लूइड पाया जाता है। ठीक हो गया। एक स्पेशल किस्म का हमारे पास फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं नंबर 3 पे ट्रांससेलुलर फ्लूइड। फॉर एग्जांपल इन साइनोवियल कैविटी, इन साइनोवियल कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है क्या, तो उन कैविटीज में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। और इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है इसकी जो कंपोजिशन है वो इस जो बॉडी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, इनकी कंपोजिशन से डिफरेंट है। ठीक है, इस फ्लूइड की कंपोजिशन डिफरेंट है, जो मतलब कि साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा जो है पेरिटोनियल कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, उस फ्लूइड की कंपोजिशन बाकी बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन से डिफरेंट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए नंबर 2 पे फ्लूइड इनटेक। नंबर 2 फ्लूइड इनटेक। ठीक हो गया। तो अब हम जो है फ्लूइड किस तरह लेते हैं? ठीक है, दो तरह से हम फ्लूइड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक थ्रू इंजेक्शन और दूसरा जो है हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन के नतीजे में जो है वाटर बनता है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट की जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में हमें H2O की सूरत में पानी मिलता है। ठीक हो गया। एक तो हो गया हमारे पास इंजेक्शन और दूसरा हो गया ingestion and number 2 synthesize in our body। जो हम डेली का फ्लूइड फूड या जो हम ड्रिंक कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हम डेली जो है ना 2100 मिलीलीटर पर डे ले रहे हैं। ठीक है, 2100 मिलीलीटर पर डे, ये मतलब एक नॉर्मल वैल्यू है। एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इस रेंज में डेली का जो फ्लूइड है वो इंजेस्ट करता है। बशकीक में तो आई थिंक हम बहुत कम ही इंजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी पानी पी जाता हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ता हूँ तो पता नहीं कितने लीटर पानी साथ पीता रहता हूँ, फिर बार बार वाशरूम के चक्कर में लगा रहा होता हूँ। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है वो करती है ऑलमोस्ट 200 मिलीलीटर पर डे। जो टोटल जो इनटेक है फ्लूइड का वो कितना हो गया? बाय इंजेक्शन एंड बाय सिंथेसाइज इन आवर बॉडी टू 300 मिलीलीटर। ओके, 23 2300 मिलीलीटर पर डे। ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारे बॉडी के अंदर इनटेक। अब है इसका लॉस, वाटर लॉस। नंबर 3 पे वाटर लॉस। चार पांच तरीकों से वाटर लॉस होता है। ठीक है,
नंबर 1 इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस ये किस तरह होता है? ये होता है थ्रू एवापोरेशन। एवापोरेशन थ्रू द रिस्पिरेटरी ट्रैक। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक से भी जो है फ्लूइड जो है वो एवापोरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के ऊपर, पानी के, ठीक हो गया। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए ना पानी एवापोरेट हो रहा है मेरे गले से भी, रिस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक है। तो ये हो गया इनसेंसिबल वाटर लॉस, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक हो गया। और ये डिपेंड कर रहा होता है वेपर प्रेशर के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मजे की बात बताऊं, सर्दियों में जब ठंड ज़्यादा होती है और बाहर नमी होती है, उस नमी को क्या बोलते हो आप लोग अपनी लैंग्वेज में? हम तो बोलते हैं कुहीड़, ना धुंध, धुंध सॉरी, धुंध ही बोलते हैं बल्कि। हाँ, कुहीड़ तो नीचे होती है ना, जो नीचे जमी पड़ी होती है मट्टी के ऊपर। जो धुंध होती है, उस धुंध के दिनों में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से जो सांस निकल रही, हवा निकल रही होती है, तो वो ऐसा लगता है जैसे धुआं निकल रहा होता है। हालांकि वो क्या होता है, वो वाटर की एवापोरेशन ज्यादा हो रही होती है, कम हो रही होती है, ज्यादा हो रही होती है। उसकी रीजन क्या है? डॉक्टर साहब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब, अच्छा हिंट दे रहा हूँ, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। देखें, जब सर्दियाँ होती हैं, ठंड होती है, हवा में नमी होती है, उस वक्त बाहर का वेपर प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होता है, ठीक है। तो उसके नतीजे में अंदर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर का वेपर प्रेशर कम होता है। तो हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक से ऑपरेट हो रहा होता है और हमें लगा होता है कि धुआं धुआं निकल रहा है। जिस तरह देगची से जो है धुआं निकल रहा होता है ऊपर, जब वो कुछ उसके अंदर कुछ बन रहा होता है तो, ठीक है। तो सेम इधर भी, इधर है ना, वेपर प्रेशर का ही डिफरेंस होता है। तो उसके नतीजे में जो है पानी जो है एवापोरेट होता है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 2 है ये इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन। बाय स्किन, डिफ्यूजन बाय स्किन, जो हमारी स्किन है इससे भी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, अगर स्वेट ग्लैंड्स ना भी हो तो तब भी हमारी स्किन से वाटर जो है डिफ्यूजन के थ्रू एवापोरेट होता रहता है, ठीक है। तो इसको कौन सी लेयर मिनिमाइज करती है एवापोरेशन को? वो करते हैं कॉर्निफाइड फिल्म लेयर, कोलेस्ट्रॉल फिल्म कॉर्निफाइड लेयर, ठीक हो गया। कोलेस्टेरोल फील्ड कॉर्निफाइड लेयर, ये डेड स्क्वेमस सेल्स की मिलकर बनी होती है। जो हमारी जो स्किन है ना, इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल फील्ड कॉर्निफाइड लेयर होती है, ये डेड स्क्वेमस सेल्स की बनी होती है। वैसे काम क्या है, ये जब जो हमारी स्किन है उससे जो डिफ्यूजन के थ्रू जो पानी एवापोरेट होता है उसको मिनिमाइज करती है, ठीक हो गया। अब देखें, अब कोई पेशेंट जल जाए, कोई पेशेंट जल जाए और ज़्यादा जल जाए, तो उस कंडीशन में ये जो कॉर्निफाइड लेयर है, कोलेस्ट्रॉल फील्ड कॉर्निफाइड लेयर, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब ये डिस्ट्रॉय होती है तो उसके नतीजे में ऑलमोस्ट 10 फोल्ड जो है ना मोर डिफ्यूजन होती है वाटर थ्रू द स्किन, ठीक है। उसके नतीजे में वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, फ्लूइड जो हो ज़्यादा रिमूव आउट हो जाता है बॉडी से। तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को क्या देते हैं, बाहर से नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। और फिर वो आगे उसके डिफरेंट कंडीशंस हैं कि किस पेशेंट को कौन सा सलाइन का सोल्यूशन देना है, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर बर्न पे से बर्न कोई जल जाए किसी पेशेंट की, जैसे मार्केटों में जो है अक्सर आग लग जाती है तो वहाँ पे पेशेंट जल जाते हैं, तो उनको फौरी तौर पे क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में सबसे पहले क्यों हंस रही हैं आप? नहीं, पहले जलते हैं उसके बाद पेशेंट बनते हैं। पहले जलते हैं फिर पेशेंट बनते हैं। हाँ,
पहले बोल पेशेंट भी जल जाएगा, यही बोल रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई पर्सन जल जाए, चलिए इस तरह कर लेते हैं, अगर कोई पर्सन जल जाए तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, केवल पेशेंट। और पेशेंट से क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो ज्यादा डिफ्यूज आउट हो जाएगा। जब वाटर ज्यादा डिफ्यूज आउट होगा तो हम बाहर से उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देंगे बाय द थ्रू इंट्रावेनस फ्लूइड। ओके, उसकी वेन में हम जो उसके बाद में ड्रिप लगा देंगे, पाकिस्तान बोलते हैं उसको ड्रिप लगा दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो गया नंबर 2 में बाय स्वेट ग्लैंड। ये तो आम सी बात है, जो स्वेट ग्लैंड है उनके थ्रू भी पानी जो है एवैपोरेट हो रहा होता है हमारी बॉडी से। नंबर 3 पे है फीसिस। फीसिस के थ्रू भी जो है हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा होता है। ठीक है। और इन केस ऑफ डायरिया की कंडीशन में वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। स्वेट ग्लैंड के थ्रू ऑलमोस्ट 100 मिलीलीटर पर डे होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है। और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो या मतलब हेवी वर्क कर रहे हो तब ये 2-3 लीटर तक भी बढ़ जाता है स्वेट ग्लैंड। ठीक है। और फीसिस के थ्रू भी ऑलमोस्ट 100 मिलीलीटर पर डे जो है वाटर का लॉस हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नंबर 4 पे विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, विच इज वाटर लॉस बाय किडनी। स्वेट ग्लैंड से जो वाटर जो है डिफ्यूज आउट हो रहा है, जो एवापोरेट हो रहा है, वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में तब है जब हम मतलब हम कोई एक्टिविटी कम कर दें या ज़्यादा कर दें, लेकिन यहाँ से ऑपरेशन होनी ही होनी है। और इन सेंस पर वाटर लॉस ये भी होना ही होना है, और फीचर के थ्रू भी होना ही होना है। जो भाई किडनी है ना, किडनी वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी का फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखते हैं। अगर हमारा बॉडी के अंदर हम कम पानी पी रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये यूरिन की जो एक्सक्रीशन है वो कम कर देगा। ठीक है। अगर हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा यूरिन बनेगा। तो ये काम कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। और किडनी क्या कर रहे हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं हमारे बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को। ठीक है। किडनी Kidneys are given main task to stabilize the volume plus ionic concentration of fluid in बॉडी। ठीक है। ये काम किसको दिया जा रहा है, किडनीज को। देखिए, अगर किसी मैंने पानी तो पी लिया 2-3 लीटर और उसके नतीजे में मैंने बाहर क्रिकेट भी खेल लिया फुल धूप में। अक्सर हम जब हम थे तकरीबन 7th-8th क्लास में तो हम छुट्टी के बाद क्रिकेट खेलते थे। उस वक्त हमारा जो जिस्म था ना वो ज़्यादा जो है ना एवापोरेट करता था वाटर को। तो उसके नतीजे में क्या करता था, हमारा किडनी काम करता था कि ये किडनी जो है उस वाटर को कम रिमूवल करता, कम यूरिन बनाता था। ठीक है। और ज़्यादातर पानी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता था, दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, ये तो हो गया हमारे पास, यहाँ तक 3 पॉइंट्स हुए अभी तक हमारे। एक हुआ बॉडी कंपार्टमेंट्स, नंबर 2 फ्लूइड इनटेक, नंबर 3 वाटर लॉस।